अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर यामिन बोचा और आज हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 के एनेस्थीसिया के एमसीक्यूज़। लेकिन इससे पहले अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जल्दी से हमारे चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन पर क्लिक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने एनेस्थीसिया कोलीग्स के दरमियान शेयर करें। तो हम क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं जल्दी से। रिगार्डिंग द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इन एन ई सिलेंडर अटैच टू एन एनेस्थीसिया मशीन इन एन ऑपरेटिंग रूम, द क्रिटिकल टेम्परेचर। ये क्रिटिकल टेम्परेचर के रिगार्डिंग क्वेश्चन है ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, एक ई सिलेंडर में अटैच है एक एनेस्थीसिया मशीन के साथ ऑपरेटिंग रूम में। तो क्रिटिकल टेम्परेचर के रिगार्डिंग फिर आंसर ऑप्शंस दिए हुए हैं। ऑप्शन ए इज़ नॉट रेलिवेंट इन एन ऑपरेटिंग रूम एनवायरनमेंट, ये रेलेवेंट नहीं है ऑपरेटिंग रूम एनवायरनमेंट में। इज़ द टेम्परेचर इन द टैंक दैट परमिट्स नाइट्रस ऑक्साइड टू एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, ये टेम्परेचर है टैंक का जो अलाउ करता है नाइट्रस ऑक्साइड को कि वो लिक्विड रहे। ऑप्शन सी है कैन नॉट बी एक्सीडेड विदाउट रिस्किंग टैंक रप्चर, ये बढ़ाया नहीं जा सकता विदाउट रिस्क के हुए टैंक रप्चर हो, ज़्यादा करेंगे तो टैंक रप्चर हो सकता है। इज़ द टेम्परेचर, ऑप्शन डी इज़ द टेम्परेचर अबव विच नाइट्रस ऑक्साइड कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड, ये वो टेम्परेचर है कि जिसके ऊपर से जिससे अबव जो है वो नाइट्रस ऑक्साइड एज अ लिक्विड एग्जिस्ट नहीं करती। या फिर ये वो टेम्परेचर है एट विच नाइट्रस ऑक्साइड लिक्विड बिकम्स अ गैस। तो ये क्रिटिकल टेम्परेचर के ऑप्शन दिए हुए हैं कि उसकी सही डेफिनेशन क्या है। तो हम इसका आंसर जल्दी से देख लेते हैं। अच्छा, तो ये आ गया इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। द क्रिटिकल टेम्परेचर ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड इज़ अ टेम्परेचर, नाइट्रस ऑक्साइड का जो क्रिटिकल टेम्परेचर है वो टेम्परेचर है जिस पर वो नाइट्रस ऑक्साइड बॉयल हो जाती है इनटू अ गैस, रिगार्डलेस ऑफ द प्रेशर इन द टैंक फॉर नाइट्रस ऑक्साइड। प्रेशर पर डिपेंड नहीं करता। फॉर नाइट्रस ऑक्साइड द टेम्परेचर इज़ 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड। और नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात करें क्रिटिकल टेम्परेचर कितना है 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड, अ टेम्परेचर दैट कुड ईजिली बी रीच इन एन ऑपरेटिंग रूम विदाउट एयर कंडीशनिंग, एक ऐसा ऑपरेटिंग रूम है जिसमें एयर कंडीशन नहीं लगा हुआ तो वहाँ पर ये ईजिली बॉयल होकर गैस बन जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर है, जो कि है क्रिटिकल टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर अबव विच नाइट्रस ऑक्साइड कैन नॉट एग्जिस्ट एज अ लिक्विड। ठीक है, ये इसका आंसर है। अच्छा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। एन एनेस्थीसिया टेक्नीशियन एक्सीडेंटली लेफ्ट द ऑक्सीजन फ्लोमीटर सेट एट 15 लीटर पर मिनट ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून। एक एनेस्थीसिया टेक्नीशियन है, उसने क्या किया, एक्सीडेंटली, उसको जल्दी थी, उसको जाना था कहीं, तो उसने ऑक्सीजन फ्लोमीटर को सेट कर दिया 15 लीटर पर मिनट पर ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून में। एंड द ऑक्सीजन फ्लोड एट दिस रेट थ्रू द एब्जॉर्बर ऑल वीकेंड, और सारे वीकेंड तक जो है ना ऑक्सीजन ऐसे ही फ्लो होती रही। On Monday morning, when 10% डिस्फ्लोरेन in 100% ऑक्सीजन is administered, जब मंडे को हम आए ओटी स्टार्ट हुई तो 10% डिस्फ्लोरेन जो है वो 100% ऑक्सीजन के साथ एडमिनिस्टर की गई। द पेशेंट में बी एक्सपोज टू अ टॉक्सिक कंसनट्रेशन ऑफ, तो पेशेंट कौन सी ऐसी गैस है या कौन सा ऐसा पार्टिकल है जिसकी टॉक्सिक कंसनट्रेशन से एक्सपोज हुआ। नंबर ए इज, ऑप्शन ए इज ओजोन, ऑप्शन बी इज फॉस्जिन, ऑप्शन सी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑप्शन ई फ्लोराइड। ठीक है, तो इसका हम आंसर देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 का। ये आ गया आंसर। Desflurane but not sevoflurane may react with dry soda lime to yield a potentially toxic concentration of carbon monoxide. The reaction of trichloroethylene, an obsolete anesthetic agent, yielded phosgene. डेसफ्लोरेन, सीवोफ्लोरेन नहीं, डेसफ्लोरेन रिएक्ट करती है ड्राई सोडा लाइम से। अब आप सोचेंगे कि यार यहाँ तो ऑक्सीजन की बात हो रही थी, ड्राई सोडा लाइम कहाँ से आ गया। तो देखें वेंटिलेटर में जो चिप्स होते हैं ना ड्राइड, वो चिप्स जो हैं वो किसके बने हुए होते हैं, सोडा लाइम के बने होते हैं। छोटे छोटे चिप्स होते हैं, पूरा बाउल टाइप का होता है जिसके अंदर ये चिप्स पड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो वो जब ऑक्सीजन वहाँ पे गई तो फिर जो है ना वो क्या करेगा, रिएक्ट कर सकता है डिस्फ्लोरेन टॉक्सिक कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। तो इसका आंसर है डी कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगी और उससे फिर टॉक्सिक हो सकता है क्योंकि उसकी वैसे ही हीमोग्लोबिन से हाई एफिनिटी है, तो फिर वो नुकसान दे सकती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, सिलेंडर ऑफ ऑक्सीजन हैज़ एन इंटरनल वॉल्यूम ऑफ 6 लीटर। एक ऑक्सीजन का सिलेंडर है जिसका इंटरनल वॉल्यूम कितना है, 6 लीटर, इन अ प्रेशर ऑफ 1700 psi। ये प्रेशर का जो है वो क्या कहते हैं यूनिट है psi। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन विल दिस टैंक सप्लाई एट द सी लेवल, कितना लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन ये टैंक सप्लाई करेगा सी लेवल पर।
660 लीटर, 680 लीटर, 694 लीटर, 706 लीटर या 716 लीटर। अब इसका आंसर हम भी देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का। कोशिश करेंगे जिसका साथ साथ हम समझा भी सकें वो आपको समझाएंगे भी। अब ये क्वेश्चन नंबर 15 है। कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ द प्रेशर एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज कांस्टेंट। तो प्रोडक्ट जो है वॉल्यूम और प्रेशर का जो गैस का जो वॉल्यूम और प्रेशर है वो कांस्टेंट होता है, बॉयल्स लॉ बताता है, ठीक है। दैट्स द वॉल्यूम ऑफ गैस एट सी लेवल वेयर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 14.7। सी लेवल पे एटीएम कितना होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर 14.7 होता है। तो ये हो जाएगा 1700 मल्टीप्लाई बाई 6 लीटर डिवाइडेड बाई 14.7, तो ये 694 लीटर आ रहा है। तो यहाँ पर कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे, ये आ गया सी लेवल पर 694 लीटर। अ पेशेंट इज अंडरगोइंग ऑपरेटिव रिपेयर ऑफ एन आर्म फ्रैक्चर। एक आर्म फ्रैक्चर हो गया है, उसका ऑपरेटिव रिपेयर करवा रहा है। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इज स्टैंडिंग 4 फीट फ्रॉम द पेशेंट्स आर्म। एनेस्थीसियोलॉजिस्ट कहाँ खड़ा है, पेशेंट के जो आर्म है उससे 4 फीट दूर खड़ा हुआ है। द सर्जन इज यूजिंग फ्लोरोस्कोपी। सर्जन क्या कर रहा है, फ्लोरोस्कोपी यूज कर रहा है टू विजुअलाइज द फ्रैक्चर, फ्रैक्चर को विजुअलाइज करने के लिए। अज्यूम द अमाउंट ऑफ रेडिएशन टू विच द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट इज एक्सपोज इज एक्स। आप अज्यूम करो कि जो अमाउंट है रेडिएशन का जिससे एनेस्थीसियोलॉजिस्ट एक्सपोज हुआ है वो कितना है, एक्स है। इफ द एनेस्थीसियोलॉजिस्ट मूव्स टू अ न्यू पोजिशन 8 फीट फ्रॉम द आर्म, 8 फीट जो है वो मजीद मूव कर देता है आर्म से, देन द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर विल डिक्रीज टू अप्रोक्सीमेटली 0.75x, 0.5x, 0.33x, 0.25x और 0.125x। अब इसको हम देखते हैं कि वो 8 फीट दूर हुआ है और यहाँ पे कितना फ़र्क पड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16, ये आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। इसका आंसर है डी 0.25x, ठीक है। अब वो किस तरह है, ये कह रहे हैं रेडिएशन इंटेंसिटी डिक्रीजेज एज अ फंक्शन ऑफ द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। अब जो है वो हम स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस की बात कर रहे हैं, तो उसके फंक्शन से जो है वो डिक्रीज होता है। Thus by doubling the distance between the patient and the anesthesiologist, तो वो कह रहे हैं कि आप डबल कर दो इस डिस्टेंस को, द अमाउंट ऑफ रेडिएशन एक्सपोजर विल डिक्रीज टू 1/4 इट्स प्रीवियस वैल्यू। वो कह रहे हैं कि 1/4 जो है वो कम हो जाएगा। अगर हम 8 फीट है तो उसको डबल करते हैं तो कितना हो जाएगा, 16 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 4 आएगा। 4 जो है वो अब मतलब उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1/4 है, तो 1/4 का मतलब है 0.25, तो इसका आंसर है 0.25x, ये देख लें, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 17 है द एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय सोडा लाइम कॉजेज द नेट प्रोडक्शन ऑफ हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। एक कार्बन डाइऑक्साइड का जो मॉलिक्यूल है जो सोडा लाइम से अगर रिएक्ट करता है तो वो कितना वाटर बनाएगा। ऑप्शन ए इज 0, ऑप्शन बी इज 1, ऑप्शन सी इज 2, ऑप्शन डी इज 3 एंड ऑप्शन ई इज 4। तो इसका भी हम आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर है बी, a molecule of carbon dioxide reacts with 1 molecule of water to form carbonic acid। अब बी जो है वो 1 था, ठीक है ना, ऑप्शन बी इज 1, ये रहा, ठीक है। तो अभी उसकी ये बता रहे हैं कि 1 इसका आंसर किस तरह आएगा कि एक मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का रिएक्ट करेगा एक मॉलिक्यूल वाटर के साथ तो वो कार्बोनिक एसिड बनाएगा। द रिएक्शन ऑफ 1 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोनिक एसिड विद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूसेस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। अगर एक कार्बोनिक एसिड का मॉलिक्यूल है वो 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको हम सोडा लाइम कहते हैं उसके साथ रिएक्ट करेगा तो 2 मॉलिक्यूल्स बनाएगा। तो यहाँ पर एक ही उन्होंने दिया हुआ है सोडा लाइम का, ये देखें बाय सोडा लाइम, तो मतलब एक ही मॉलिक्यूल उसका रिएक्ट कर रहा है। जब एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करेगा तो वाटर का भी एक मॉलिक्यूल बनेगा, ठीक है। क्योंकि 2 मॉलिक्यूल रिएक्ट कर रहे थे सोडियम हाइड्रोक्साइड के तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बन रहे थे, तो अगर एक करेगा तो एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर बनेगा। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। द करंट डिलीवर्ड टू द पेशेंट बाय एन इलेक्ट्रोकॉटरी डिवाइस। एक इलेक्ट्रोकॉटरी डिवाइस से जो करंट पेशेंट को डिलीवर होता है डिफर्स फ्रॉम द करंट सप्लाइड बाय एन इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी। जो आपके स्विच से करंट आ रहा होता है उससे वो किस तरह डिफर करता है। नंबर 1 कैपेसिटेंस,
नंबर बी फ्रीक्वेंसी, नंबर सी एम्परेज, नंबर डी वोल्टेज और ऑप्शन ई इज पावर। इसका आंसर हम देख लेते हैं। ये आ गया ऑप्शन नंबर 18 का बी, दैट इज फ्रीक्वेंसी। वो कह रहे हैं द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी यूज बाय इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट इज 60 हर्ट्ज वाइल करंट डिलीवर्ड बाय एन इलेक्ट्रोकॉटरी डिवाइस इज इन द रेंज ऑफ 10/5 इज टू 10/6 हर्ट्ज। यानी कितना जो है ना फ्रीक्वेंसी में फ़र्क होता है। वो 60 हर्ट्ज आ रही है जो इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज़ में होती है, और ये तकरीबन 1 के बाद आप 5 ज़ीरोज़ लगा लें या 1 के बाद 6 ज़ीरोज़ लगा लें। 1 लाख टू 10 लाख हर्ट्ज, इतनी रेंज होती है इसकी। ठीक है, तो ये फ्रीक्वेंसी में डिफ़र करती है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ, जो कि है अ सॉल्यूशन ऑफ इंट्रावेनस फ्लूइड हैज़ द फॉलोइंग कंपोजिशन। एक सॉल्यूशन है आईवी फ्लूइड्स का जिसकी फॉलोइंग कंपोजिशन है। 100 मिलीमोल ग्लूकोज है, 120 मिलीमोल सोडियम क्लोराइड है, 10 मिलीमोल पोटेशियम क्लोराइड है, 5 मिलीमोल कैल्शियम क्लोराइड है और 4 मिलीमोल मैग्नीशियम क्लोराइड है। द osmolarity of this solution is approximately 239 milliosmol per kilogram water. Option B is 278 milliosmol per kilogram of water. Option C is 287 milliosmol per kilogram of water. Option D is 378 milliosmol kilogram per kilogram of water. और ऑप्शन ई है 387 मिलीओस्मॉल पर किलोग्राम ऑफ वाटर। अब इसको हम देख लेते हैं। ऑप्शन 19, क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर क्या है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 19। ऑस्मोलैलिटी इज द कंसंट्रेशन ऑफ osmotically active particles per kilogram of solvent. At bathroom and body temperature, the difference between 1 liter of water and 1 kg of water can be ignored. ठीक है। Glucose does not dissociate into solution, so its osmotic concentration is molar concentration. तो ये मतलब ग्लूकोज तो चेंज नहीं होगा। सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड इज डिसोसिएट into two osmotically active particles. ये थोड़ा सा बहुत ही जाम है तो हम इसको ऐसा देख लेते हैं। into two osmotically active particles while calcium chloride and magnesium chloride each dissociate into 3 osmotically active particles. तो अभी इनको डबल और ट्रिपल कर देंगे, ठीक है ना। जो ग्लूकोज था वो तो 100 ही रहेगा। देख लें, ग्लूकोज जो है वो 100 ही रहेगा। सोडियम क्लोराइड और ये जो है वो डबल हो जाते हैं, 2 मॉलिक्यूल्स में डिसोसिएट होते हैं, तो ये 240 मिलीमोल हो जाएगा और ये 20 मिलीमोल हो जाएगा। कैल्शियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड 3 में होते हैं, तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 5 3 15 और 4 3 12। इन सबको हम प्लस करेंगे और जो आंसर आएगा वही इसका आंसर है। 100 + 240 + 20 + 15 + 12 इक्वल्स टू 387 मिली ऑस्मोल पर किलोग्राम ऑफ वाटर। तो ये इसका आंसर है, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। यूज़ द फॉलोइंग फिगर टू आंसर क्वेश्चन नंबर 20। ये फिगर बनी हुई है, ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्बर है, ठीक है, जैसे लिखा हुआ है। ये एपीएल वेल्व है, ये रिजर्वॉयर बैग है, ये एक्सपायरेटरी यूनिडायरेक्शनल वेल्व है, ये इंस्पायरेटरी यूनिडायरेक्शनल वेल्व है, ये इंस्पायरेटरी लिम्ब है और ये एक्सपायरेटरी लिम्ब है। अब कह रहे हैं इन एन इंट्यूबेटेड पेशेंट connected to an anesthesia machine, mechanical dead space consists of the volume of the endotracheal tube proximal to the teeth plus which one or more of the volumes indicated in the figure. The different volumes are indicated by the different shadings as shown in the legend in the lower left of the figure. ये ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी इज़ 1 + 2, ऑप्शन सी इज़ 1 + 2 + 3, ऑप्शन डी इज़ 1 + 2 + 3 + 4। तो इसका आंसर 1 ही होगा क्योंकि एक ही डेड स्पेस होगा, वो ये इंस्पायरेटरी लिम्ब है। इसका आंसर हम देख लेते हैं और फिर आज के लेक्चर को हम वाइंड अप करते हैं। ए ही है, देंगे मैकेनिकल डेड स्पेस in this patient the sum of volume of the endotracheal tube proximal to the teeth plus the volume of the arm of the Y connector. None of the other volumes in the circle system contribute to mechanical dead space. तो ये इसका आंसर है, इसको थोड़ा सा समझ लें। मैकेनिकल डेड स्पेस इस पेशेंट में क्या है, सम है वॉल्यूम ऑफ द एंडोट्रेकियल ट्यूब प्रोक्सिमल टू द टीथ। टीथ से लेकर जो
एंडोट्रेकियल ट्यूब है टीथ के बाद से, वो प्लस द वॉल्यूम ऑफ द आर्म ऑफ द वाई कनेक्टर का जो आर्म हमने अभी दिखाया आपको, उसका वॉल्यूम ये दोनों प्लस कर दें तो फिर ये मैकेनिकल डेड स्पेस बनता है, जो कि ये है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर हम 21st क्वेश्चन से कल वीडियो बनाएंगे और इस पर जो है वो डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।